Hello and welcome to Krishna classes. Air is all around us, but we can't see it. पर ये एयर है क्या? ये एक्चुअली डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है. इसके अलावा दूसरी कई गैसेस भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. इस चैप्टर में हम एयर के बारे में डिटेल में जानेंगे. जानते हो बच्चों, हमारी अर्थ के चारों ओर एक बहुत बड़ा एयर का ब्लैंकेट है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ पर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर पर या वातावरण पर डिपेंड करते हैं. एटमॉस्फेयर हमें एयर देता है जिसमें हम सांस लेते हैं. एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज. दिन में तो इतनी हीट होती है कि एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्शन के बगैर तो हम जिंदा ही बेक हो जाएंगे. और अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो रात में ठंड के कारण हमारी कुल्फी जम जाएगी. है ना एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. कंपोजिशन ऑफ एयर. द एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन करीब 21% है. इसके अलावा 1% दूसरी गैसेस पाई जाती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन शामिल हैं. टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में प्रेजेंट हैं. इस पाई चार्ट में हम एयर के कंपोजिशन को देख सकते हैं. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से रेडिएट की जाने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं. अगर अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ये इतनी ठंडी रहेगी कि यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा. पर जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो इसके द्वारा रिटेन की हुई हीट से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट पार्ट्स में आइस मेल्ट हो रही है और उसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहा है, यानी समुद्र में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है. इसीलिए कोस्टल एरियाज में या समुद्र के पास वाले इलाकों में बाढ़ आ रही है. आइस के मेल्ट हो जाने की वजह से किसी जगह की क्लाइमेट बहुत गर्म हो सकती है और इसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स तो एकदम खत्म हो गए हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही जगह की दो फोटोज. 1906 में यहाँ पर ग्लेशियर थे, पर 2004 में ग्लेशियर गायब हो चुके हैं. इनफैक्ट पोलर आइस भी अब धीरे धीरे मेल्ट हो रही है. एयर में जो गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है वो नाइट्रोजन है और प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए इसी की जरूरत होती है. सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स की रूट नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं और वो फिर उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसे यूज कर पाएं. और जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया, एयर में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है. ह्यूमंस और एनिमल्स सांस लेते वक्त एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रकार से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस्ड बनी रहती है. लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो ऑक्सीजन का ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ह्यूमंस या एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ह्यूमंस या एनिमल्स के द्वारा रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्लांट्स के द्वारा यूज की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के बराबर होता है, जिससे कि परफेक्ट बैलेंस बना रहता है. पर जब कोल या ऑयल जैसे फ्यूल जलाए जाते हैं तो ये बैलेंस अपसेट हो जाता है. कोल और ऑयल जलाने से हर साल एटमॉस्फेयर में कई बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम या एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ अमाउंट अर्थ की वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. और ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है.
एयर जो हम ब्रीथ करते हैं यानी ऑक्सीजन, वो यहीं एग्जिस्ट करती है। दूसरे वेदर फिनोमेना जैसे कि रेनफॉल, फॉग और हेल स्टॉर्म भी इसी लेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर है। इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते और एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए सबसे आइडियल कंडीशंस होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर ओजोन गैस की होती है जो हमको सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। मेसोस्फियर एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर मेसोस्फियर है। स्पेस से इस लेयर में एंटर होने के बाद मीटियोराइट्स जल जाते हैं। थर्मोस्फियर ये फोर्थ लेयर है। एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। आयोनोस्फियर इसी लेयर का एक पार्ट है। ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर की सबसे ऊंची लेयर एक्सोस्फियर है। एक्सोस्फियर में एयर बहुत थिन होती है। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन इसी लेयर से स्पेस में फ्लोट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट वेदर हर मिनट, हर घंटे और हर दिन चेंज होने वाली एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। हॉट या ह्यूमिड वेदर में हमें इरिटेशन होता है, जबकि प्लेजेंट हवादार वेदर में हम चीयरफुल रहते हैं और यहां तक कि आउटिंग भी प्लान कर लेते हैं। वेदर हर दिन से दूसरे दिन बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। जैसे किसी दिन बहुत तेज धूप है तो अगले ही दिन बहुत जबरदस्त बादलों के साथ बारिश होने लगी या फिर तूफान आ गया। किसी जगह की एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एवरेज वेदर कंडीशन उस जगह की क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नैनीताल में आज बादल हैं, कल हो सकता है वहां बर्फ गिर जाए, परसों हो सकता है तेज धूप निकले। लेकिन जहां तक कि नैनीताल की क्लाइमेट का सवाल है, वो हम सबको मालूम है कि वहां पर साल भर ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। टेम्परेचर एयर कितनी गर्म है या ठंडी है, उसके आधार पर हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बता सकते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिन और रात के बीच भी चेंज होता है और एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में भी चेंज हो जाता है। समर्स विंटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इंसोलेशन से इन्फ्लुएंस होता है। इंसोलेशन अर्थात अर्थ के द्वारा इंटरसेप्ट की हुई या कैच की हुई सोलर एनर्जी। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए इंसोलेशन की मात्रा कम होती जाती है, यानी इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, इसीलिए वहां पर इंसोलेशन ज्यादा होता है, और पोल्स पर सनलाइट का एंगल लो रहता है, इसलिए वहां पर इंसोलेशन कम होता है। टेम्परेचर भी ठीक इसी तरीके से कम होता जाता है, यानी इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। अ बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर नापते हैं और थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। रेन गॉज से हम ये जानते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी बारिश हुई है, और विंड वेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें विंड के डायरेक्शन के बारे में मालूम चलता है। एयर प्रेशर हमारे ऊपर मौजूद हवा हमारे शरीर पर ग्रेट फोर्स के साथ प्रेशर डालती है। हम इसे फील इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हम पर हर डायरेक्शन से प्रेशर डालती है और हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है। लेकिन क्वेश्चन है, एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर अर्थ की सरफेस पर एयर के वेट के द्वारा डाला जाने वाला प्रेशर है या दबाव है। जब हम एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर्स की तरफ जाते हैं तब ये प्रेशर तेजी से कम होने लगता है। सी लेवल पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और हाइट के साथ ये धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी जितना ऊपर की ओर जाते हैं उतना एयर प्रेशर कम होता जाता है और सी लेवल पर सबसे हाईएस्ट एयर प्रेशर होता है। जिन जगहों पर एयर का टेम्परेचर हाई होता है वहां एयर गर्म हो जाती है और फिर ऊपर की ओर उठ जाती है। इससे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जहां लो प्रेशर एरिया होता है वहां आसमान क्लाउडी और वेट वेदर होती है।
जिन जगहों पर लो टेम्परेचर होता है वहां पर एयर ठंडी होती है, इसीलिए भारी होती है। हैवी एयर नीचे की तरफ बैठती है और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। हाई प्रेशर एरिया में स्काई क्लियर और सनी रहते हैं। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है। What is wind? The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. एयर के हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट को विंड कहते हैं। विंड 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज परमानेंट विंड हैं। ये साल भर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार बहती रहती हैं। 2 सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स अलग अलग सीजन में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जैसे कि इंडिया में मॉनसून। थर्ड इज लोकल विंड। लोकल विंड सिर्फ किसी दिन या साल के खास पीरियड में एक छोटे एरिया में ही ब्लो करती है, जैसे कि लैंड और सी ब्रीज, और भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली लोकल हॉट एंड ड्राई विंड, जिसे लू कहते हैं। साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। साइक्लोन्स वॉयलेंट स्टॉर्म्स हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बादलों की एक बड़ी डिस्क जैसा दिखाई देता है। Within the storm, high-speed winds move in a spiral around a calm center called the eye. Storms के भीतर एक शांत सेंटर, जिसे आई कहा जाता है, के चारों ओर चक्राकार तरीके से हाई स्पीड विंड्स घूमती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के आने पर ओशन में नॉर्मल हाइट से 20 फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये विशाल लहरें, जिन्हें स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है, कोस्टल सिटीज में यानी समुद्र के पास वाले शहरों में बाढ़ ला सकती हैं। मॉइस्चर। हवा में मौजूद नमी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब हवा में बहुत सारी वाटर वेपर होती है तो हम उस दिन को ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और इसीलिए एयर और ज्यादा ह्यूमिड होती जाती है। किसी भी ह्यूमिड दिन कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगता है। बारिश के दिनों में कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमारे शरीर का पसीना भी जल्दी इवोपरेट नहीं होता। इस वजह से हमें चिपचिपा फील होता है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. जब वाटर वेपर ऊपर की ओर उठती है तो वो कूल होने लगती है। कंडेंस होने पर वाटर वेपर पानी की ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। बादल ऐसी ही पानी की बूंदों के बड़े ढेर हैं। जब पानी की बूंदें इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो हवा में नहीं तैर सकती, तब वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आती हैं। अर्थ पर जब लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे रेन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रेन, स्नो, स्लीट या हेल के फॉर्म में भी हो सकता है। Most of the groundwater comes from rainwater. ग्राउंड वाटर का रिप्लेसमेंट रेन वाटर से होता है। प्लांट्स भी पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब हिल साइड्स पर पेड़ों को काट दिया जाता है तो रेन वाटर खाली पहाड़ों पर से बह जाता है और लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग हो जाती है या बाढ़ आ जाती है। रेनफॉल 3 टाइप्स का होता है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है इस वीडियो से ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी सजेशंस, please provide your valuable feedback through the comments section. Do hit the like button and also subscribe to the channel if you want to get notifications for future updates. Many thanks for watching.